जय हिंद दोस्तों। आप सबका आपके अपने यूट्यूब चैनल लॉजिकल स्टडीज में स्वागत है। मैं हूं अंकित शर्मा। दोस्तों, आज हम आप सबको पराक्रम दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं देते हैं। आज 23 जनवरी के दिन भारत के उस महान शेर का जन्म हुआ था जिससे अंग्रेज थर-थर कांपते थे। आज एक ऐसे शेर का जन्मदिन है जिसने भारतीयों में क्रांति की आग लगाई। वो ऐसी आग लगाई कि जो 15 अगस्त 1947 को उसका हमें रिजल्ट मिला। तो दोस्तों, आज हम नमन करते हैं और उनके जन्म दिवस पर उनको याद करते हैं जिनका नाम है नेताजी सुभाष चंद्र बोस। दोस्तों, नेताजी सुभाष चंद्र बोस का जन्म 23 जनवरी 1897 को कटक, जो कि बंगाल प्रेसिडेंसी में आता है, उस टाइम पे आता था और उड़ीसा डिवीज़न में था। ये भारत के स्वतंत्रता संग्राम के सबसे बड़े नेता थे। द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान अंग्रेजों के खिलाफ लड़ने के लिए उन्होंने जापान के सहयोग से आज़ाद हिंद फौज का गठन किया तथा उन्होंने जो नारा दिया था जय हिंद, आज वो भारत की शान है और देशभक्ति का सबसे बड़ा प्रतीक है। दोस्तों, अगर हम इनके परिवार की बात करें तो इनके परिवार में इनके भाई शरद चंद्र बोस और भतीजा शिशिर कुमार बोस, और इन्होंने शादी भी की थी जो कि बहुत देर बाद, बहुत समय हो गया तब हम लोगों को पता चला। उन्होंने विवाह किया था इमली सेंकल के साथ में, जिसे अनीता बोस नाम की एक लड़की थी। इन्होंने बहुत हाई लेवल तक पढ़ाई भी की थी। कलकत्ता विश्वविद्यालय से इन्होंने BA ऑनर्स किया था उस टाइम पे, और उस टाइम पे बहुत ऊंची रैंक की मानी जाने वाली ICS परीक्षा भी इन्होंने पास कर ली थी, जिसको आज IAS बोला जाता है। वो इन्होंने पास किया हुआ था दोस्तों। और इनको कांग्रेस का अध्यक्ष भी बनाया गया 1938 ईस्वी में, और आज़ाद हिंद फौज के ये संस्थापक सुप्रीम कमांडर थे। दोस्तों, इनके बारे में अगर हम और बात करें तो इन्होंने 21 अक्टूबर 1943 को आज़ाद हिंद फौज के सर्वोच्च सेनापति की हैसियत से स्वतंत्र भारत की सरकार बनाई थी। नेताजी ने स्वतंत्र भारत की जो पहले अस्थायी सरकार बनाई थी, उसके वो स्वयं सर्वोच्च नेता थे, और उसको जर्मनी, जापान, फिलीपींस, कोरिया, चीन, इटली, मांचुको और आयरलैंड सहित 11 देशों ने मान्यता भी दे दी थी। जापान ने तो अंडमान व निकोबार द्वीप इस भारत की जो अस्थायी सरकार थी उसको गिफ्ट किया हुआ था। उन्नीस सौ 1944 को आज़ाद हिंद फौज ने अंग्रेजों पर दोबारा आक्रमण किया तथा कुछ प्रदेशों को अंग्रेजों से मुक्त भी करा दिया। कोहिमा का युद्ध 4 अप्रैल 1944 से 22 जून 1944 तक लड़ा गया। यह एक बहुत ही भयंकर युद्ध था। इस युद्ध में जापान को पीछे हटना पड़ा। यही एक महत्वपूर्ण मोड़ सिद्ध हुआ जिसकी वजह से हमारे भारत की जो आज़ाद हिंद फौज थी वो हार गई। सुभाष चंद्र बोस बचपन से ही एक उन्नत तरीके के नेतृत्व करता था, क्योंकि जब ये प्रेसिडेंसी कॉलेज में BA ऑनर्स के छात्र थे तभी किसी बात पे प्रेसिडेंसी कॉलेज के अध्यापकों और छात्रों के बीच में झगड़ा हो गया। सुभाष चंद्र ने तब पहली बार छात्रों का नेतृत्व संभाला था, लेकिन जिसके कारण उन्हें प्रेसिडेंसी कॉलेज से 1 साल के लिए निकाल दिया गया और परीक्षा देने पर भी प्रतिबंध लगा दिया। 49वीं बंगाल रेजिमेंट में भर्ती के लिए उन्होंने परीक्षा दी, किंतु आंखें खराब होने के कारण उन्हें सेना के लिए अयोग्य घोषित कर दिया गया। किसी प्रकार स्कॉटिश चर्च कॉलेज में उन्होंने प्रवेश तो ले लिया, किंतु मन सेना में ही जाने को कह रहा था। खाली समय का उपयोग करने के लिए उन्होंने टेरिटोरियल आर्मी की परीक्षा दी और फोर्ट विलियम सेनालय में रंगरूट के रूप में प्रवेश पा गए। फिर ख्याल आया कि कहीं इंटरमीडिएट की तरह BA में भी नंबर कम आ गए तो बड़ी दिक्कत हो जाएगी। इसीलिए उन्होंने मन लगाकर पढ़ाई की और 1919 ईस्वी में BA ऑनर्स की परीक्षा प्रथम श्रेणी में उत्तीर्ण की।
और कलकत्ता विश्वविद्यालय में उनका दूसरा स्थान था। इसके बाद सुभाष चंद्र ने दिन रात एक करके ICS की परीक्षा उत्तीर्ण की। उन्होंने लंदन में ही अपनी ICS की परीक्षा के लिए तैयारी की और वहाँ से उन्होंने ICS की परीक्षा उत्तीर्ण की और उसे उन्होंने त्यागपत्र भी दे दिया कुछ समय बाद। कुछ समय पश्चात कलकत्ता के स्वतंत्रता सेनानी देशबंधु चित्तरंजन दास के कार्य से प्रेरित होकर सुभाष दास बाबू के साथ काम करना चाहते थे। इंग्लैंड से ही उन्होंने दास बाबू को खत लिखकर उनके साथ काम करने की इच्छा प्रकट की। रविंद्रनाथ ठाकुर की सलाह के अनुसार भारत वापस आने पर वे सर्वप्रथम मुंबई गए और महात्मा गांधी से मिले। मुंबई में गांधी जी मणि भवन में निवास करते थे। वहां 20 जुलाई 1921 को गांधी जी और सुभाष के बीच पहली मुलाकात हुई। गांधी जी ने उन्हें कोलकाता जाकर दास बाबू के साथ काम करने की सलाह दी। इसके बाद सुभाष कोलकाता आकर दास बाबू से मिले। उन दिनों गांधी जी ने अंग्रेज सरकार के खिलाफ असहयोग आंदोलन चला रखा था। दास बाबू इस आंदोलन का बंगाल में नेतृत्व कर रहे थे। उनके साथ सुभाष जी इस आंदोलन में सहभागी हो गए और 1922 में दास बाबू ने कांग्रेस के अंतर्गत स्वराज पार्टी की स्थापना की। विधानसभा के अंदर से अंग्रेज सरकार का विरोध करने के लिए कोलकाता महापालिका का चुनाव स्वराज पार्टी ने लड़कर जीता और दास बाबू कोलकाता के महापौर बन गए। उन्होंने सुभाष बाबू को महापालिका का मुख्य कार्यकारी अधिकारी बनाया। सुभाष बाबू ने अपने कार्यकाल में कोलकाता महापालिका का पूरा ढांचा और काम करने का तरीका ही बदल डाला। कोलकाता में सभी रास्तों के अंग्रेजी नाम बदलकर उन्हें भारतीय नाम दिए गए। स्वतंत्रता संग्राम में प्राण न्यौछावर करने वालों के परिवारजनों को महापालिका में नौकरी मिलने लगी। बहुत जल्दी सुभाष जी देश के एक महत्वपूर्ण युवा नेता बन गए। जवाहरलाल नेहरू के साथ सुभाष ने कांग्रेस के अंतर्गत युवकों की इंडिपेंडेंस लीग शुरू की। 1927 में जब साइमन कमीशन भारत वापस आया तो कांग्रेस ने उन्हें काले झंडे दिखाए। कोलकाता में सुभाष जी ने इस आंदोलन का नेतृत्व किया। साइमन कमीशन को जवाब देने के लिए कांग्रेस ने भारत का भावी संविधान बनाने का काम 8 सदस्यीय आयोग को सौंपा। मोतीलाल नेहरू इस आयोग के अध्यक्ष और सुभाष जी इसके सदस्य थे। इस आयोग ने नेहरू रिपोर्ट पेश की। 1928 में कांग्रेस का वार्षिक अधिवेशन मोतीलाल नेहरू की अध्यक्षता में कोलकाता में हुआ। इस आंदोलन में सुभाष जी ने खाकी गणवेश धारण करके मोतीलाल नेहरू को सैन्य तरीके से सलामी दी। गांधी जी उन दिनों पूर्ण स्वराज्य की मांग से सहमत नहीं थे। इस अधिवेशन में उन्होंने अंग्रेज सरकार से डोमिनियन स्टेटस मांगने की ठान ली थी, लेकिन सुभाष बाबू और जवाहरलाल नेहरू को पूर्ण स्वराज्य की मांग से पीछे हटना मंजूर नहीं था। अंत में यह तय किया गया कि अंग्रेज सरकार को डोमिनियन स्टेट्स देने के लिए 1 साल का वक्त दिया जाए। अगर 1 साल में अंग्रेज सरकार ने मांग पूरी नहीं की तो कांग्रेस पूर्ण स्वराज्य की मांग करेगी, परंतु अंग्रेज सरकार ने यह मांग पूरी नहीं की। इसलिए 1930 में जब कांग्रेस का वार्षिक अधिवेशन जवाहरलाल नेहरू जी की अध्यक्षता में लाहौर में हुआ, तब यह तय किया गया कि 26 जनवरी का दिन स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाया जाएगा। 26 जनवरी 1931 को कोलकाता में राष्ट्रध्वज फहराकर सुभाष जी एक विशाल मोर्चे का नेतृत्व कर रहे थे। तभी पुलिस ने आकर लाठी चलाई और उन्हें घायल कर भेज दिया। जब सुभाष जी जेल में थे तब गांधी जी ने अंग्रेज सरकार से समझौता किया और सब कैदियों को रिहा करवा दिया, लेकिन अंग्रेज सरकार ने भगत सिंह जैसे क्रांतिकारियों को रिहा करने से साफ इनकार कर दिया। भगत सिंह की फांसी माफ़ कराने के लिए गांधी जी ने सरकार से बात की, किंतु नरमी के साथ। सुभाष जी चाहते थे कि इस विषय पर गांधी जी अंग्रेज सरकार के साथ किया गया समझौता तोड़ दें, लेकिन गांधी जी अपनी ओर से दिया गया वचन तोड़ने को राजी नहीं थे। अंग्रेज सरकार अपने स्थान पर अड़ी रही और भगत सिंह और उनके साथियों को फांसी दे दी गई। भगत सिंह को न बचा पाने पर सुभाष गांधी जी और कांग्रेस के तरीकों से बहुत ज़्यादा नाराज हो गए थे। उसके बाद कुछ दिनों तक गांधी जी इंडिया में रहे। फिर वो इंडिया में उनको नज़रबंद कर दिया गया तो वो भेष बदल के भारत छोड़ के चले गए। वहाँ से बर्लिन में सुभाष जी सर्वप्रथम रिबेनट्रोप जैसे जर्मनी के अन्य नेताओं से मिले। उन्होंने जर्मनी में भारतीय स्वतंत्रता संगठन और आज़ाद हिंद रेडियो की स्थापना की। इस दौरान सुभाष नेताजी के नाम से जाने जाने लगे। जर्मन सरकार के एक मंत्री एडम फान ट्राट सुभाष के अच्छे दोस्त बन गए।
आखिर 29 मई 1942 के दिन सुभाष जर्मनी के सर्वोच्च नेता एडोल्फ हिटलर से मिले, लेकिन हिटलर को भारत के विषय में विशेष रुचि नहीं थी। उन्होंने सुभाष को सहायता का कोई स्पष्ट वचन नहीं दिया। कई साल पहले हिटलर ने माइन काम्फ नामक आत्मचरित लिखा था। इस किताब में उन्होंने भारत और भारतीयों की बुराई की थी। इस विषय पर सुभाष ने हिटलर से अपनी नाराजगी व्यक्त की। हिटलर ने अपने किए पर माफ़ी मांगी और माइन काम्फ के अगले संस्करण में वह परिच्छेद निकालने का वचन दिया। अंत में सुभाष को पता चला कि हिटलर और जर्मनी ने उन्हें कुछ और नहीं मिलने वाला, इसलिए 8 मार्च 1943 को जर्मनी के कील बंदरगाह में वे अपने साथी आबिद हसन सफरानी के साथ एक जर्मन पनडुब्बी में बैठकर पूर्वी एशिया की ओर निकल गए। वह जर्मन पनडुब्बी उन्हें हिंद महासागर में मेडागास्कर के किनारे तक लेकर गई। मेडागास्कर के पास से फिर दोनों समुद्र से तैरकर जापानी पनडुब्बी तक पहुंचे। द्वितीय विश्व युद्ध के समय किन्हीं भी दो देशों की नौसेनाओं की पनडुब्बियों द्वारा नागरिकों की एक अदला बदली यही हुई थी। उसके बाद से इस तरीके से आदमियों की अदला बदली नहीं हुई कि आदमी तैर के एक पनडुब्बी से दूसरी पनडुब्बी में गए हों। एक जापानी पनडुब्बी उन्हें इंडोनेशिया के पादांग बंदरगाह तक पहुंचा कर आई थी। सुभाष चंद्र जी एक बहुत अच्छे लेखक भी थे। उन्होंने अपनी अपूर्ण आत्मकथा एक भारतीय यात्री यानी कि एन इंडियन पिलग्रिम के अतिरिक्त उन्होंने 2 खंडों में एक पूरी पुस्तक भी लिखी, जिसमें भारत का संघर्ष। बुक का नाम है द इंडियन स्ट्रगल, जिसका लंदन से ही प्रथम प्रकाशन हुआ था। यह पुस्तक काफ़ी प्रसिद्ध हुई थी और उनकी जो आत्मकथा यद्यपि अपूर्ण ही रही, लेकिन उसे पूर्ण करने की उनकी अभिलाषा रही थी, जिसका पता मूल पांडुलिपि के प्रथम पृष्ठ पर बनाई गई योजना से स्पष्ट रूप से चलता है। इसके अतिरिक्त नेताजी ने अपने बहुआयामी स्वतंत्रता संघर्ष के संदर्भ में बहुत सारे पत्र लिखे, भाषण दिए और रेडियो के माध्यम से उन्होंने बहुत सारे व्याख्यान प्रसारित किए। पत्रों की एक बड़ी मात्रा उनके निजी जीवन से संबंध है। भारतीय इतिहास में 2 महान क्रांतिकारी हुए हैं, जिनमें से एक तो नेताजी सुभाष चंद्र बोस और दूसरे राष्ट्रपिता महात्मा गांधी। दोनों का देश की स्वतंत्रता में बहुत महत्वपूर्ण योगदान है। दोनों के योगदान को हम अलग अलग नहीं देख सकते, लेकिन देखा जाए तो सुभाष चंद्र बोस को भारतीय स्वतंत्रता संग्राम का सबसे बड़ा नेता माना जाता है। और नेताजी सुभाष चंद्र बोस और महात्मा गांधी दोनों को एक दूसरे की कार्य पद्धति पसंद नहीं थी। इसका एक एग्जाम्पल ये भी है कि 1938 में गांधी जी ने कांग्रेस अध्यक्ष पद के लिए सुभाष चंद्र बोस को चुन तो लिया था, लेकिन उनकी कार्य पद्धति पसंद नहीं आई। इसी दौरान यूरोप में द्वितीय विश्व युद्ध के बादल छा गए। सुभाष चंद्र चाहते थे कि इंग्लैंड की इस कठिनाई का फायदा उठाकर देश को आज़ाद करा लिया जाए। उन्होंने अपने अध्यक्षीय कार्यकाल में इस ओर कदम उठाना भी शुरू किया, परंतु गांधी जी इससे सहमत नहीं थे। 1939 में जब नया कांग्रेस अध्यक्ष चुनने का समय आया, तब सुभाष चाहते थे कि कोई ऐसा व्यक्ति अध्यक्ष बनाया जाए जो इस मामले में बिल्कुल किसी दबाव के आगे झुक ना सके। ऐसा किसी दूसरे व्यक्ति के सामने ना आने पर सुभाष ने स्वयं कांग्रेस अध्यक्ष बने रहना चाहा, किंतु गांधी जी उन्हें अध्यक्ष पद से हटाना चाहते थे। गांधी जी ने अध्यक्ष पद के लिए पट्टाभी सीतारामैया को चुना। कविवर रविंद्रनाथ ठाकुर ने गांधी को पत्र लिखकर सुभाष को ही अध्यक्ष बनाने का निवेदन किया। प्रफुल्ल चंद्र राय और मेघनाथ साहा जैसे वैज्ञानिक भी सुभाष को ही फिर से अध्यक्ष के रूप में देखना चाहते थे, लेकिन गांधी जी ने इस मामले में किसी की बात नहीं मानी। कोई समझौता न हो पाने पर बहुत वर्षों बाद कांग्रेस पार्टी में अध्यक्ष पद के लिए चुनाव हुआ। सब समझते थे कि जब महात्मा गांधी ने पट्टाभी सीतारामैया का साथ दे दिया है, तब वे आसानी से जीत जाएंगे, लेकिन वास्तव में सुभाष को चुनाव में 1580 मत और सीतारामैया को 1377 मत मिले। गांधी जी के विरोध के बावजूद सुभाष बाबू 203 मतों से चुनाव जीत गए, मगर चुनाव के नतीजों के बाद बात खत्म नहीं हुई। गांधी जी ने पट्टाभी सीतारामैया की हार को अपनी हार बताकर अपने साथियों से कह दिया कि अगर वे सुभाष के तरीकों से सहमत नहीं हैं तो वे कांग्रेस से हट सकते हैं। इसके बाद कांग्रेस कार्यकारिणी के 14 में से 12 सदस्यों ने इस्तीफा दे दिया। जवाहरलाल नेहरू तटस्थ बने रहे, अकेले शरद बाबू सुभाष के साथ रहे। 1939 का कांग्रेस अधिवेशन त्रिपुरा में हुआ। इस अधिवेशन के समय सुभाष बाबू तेज बुखार से इतने बीमार हो गए थे कि उन्हें स्ट्रेचर पर लटाकर अधिवेशन में लाना पड़ा।
गांधी जी स्वयं भी इस अधिवेशन में उपस्थित नहीं रहे और उनके साथियों ने भी सुभाष को कोई सहयोग नहीं दिया। अधिवेशन के बाद सुभाष ने समझौते के लिए बहुत कोशिश की, लेकिन गांधी जी और उनके साथियों ने उनकी एक ना मानी। ऐसी परिस्थिति बनाई कि सुभाष कुछ काम ही नहीं कर पाए। आखिर में तंग आकर 29 अप्रैल 1939 को सुभाष ने कांग्रेस अध्यक्ष पद से इस्तीफा दे दिया। दोस्तों, उस समय अगर सुभाष बाबू को कांग्रेस अध्यक्ष पद से ना हटाया गया होता तो भारत की स्वतंत्रता का जो आंदोलन था वो शायद इतना आगे ना खिंचता। 1940-42 तक भारत आज़ाद हो गया होता, क्योंकि जो द्वितीय विश्व युद्ध था उसमें इंग्लैंड को सैनिकों की सख्त ज़रूरत थी। और अगर आज़ाद हिंद फौज जो कि सुभाष चंद्र जी ने बनाई थी, वो उस टाइम पे अगर उस समय जितने सिपाही आज़ाद हिंद फौज में थे, अगर उतने सिपाही द्वितीय विश्व युद्ध में अंग्रेज़ों की तरफ से लड़ते तो हो सकता था कि दूसरा विश्व युद्ध इंग्लैंड को इतना ना खलता और भारत आसानी से बहुत जल्दी स्वतंत्र हो जाता 5-7 साल पहले ही। लेकिन कांग्रेस में किसी ने नेताजी की बात सुनी नहीं और अंत में रिजल्ट सबके सामने रहा कि भारत काफ़ी लेट में आज़ाद हुआ। सरकार ने नेताजी की मृत्यु से संबंधित दस्तावेज सार्वजनिक नहीं किए। आज़ाद हिंद सरकार के 75 साल पूर्ण होने पर इतिहास में पहली बार भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लाल किले पर तिरंगा फहराया था। 23 जनवरी 2021 को नेताजी की 125वें जन्मदिवस को भारत सरकार ने पराक्रम दिवस के रूप में मनाने का निर्णय लिया है। इसी के साथ ही आप सबको पराक्रम दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं देते हुए मैं आपसे विदा लेता हूं। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।